वेलकम बैक नाज़रीन, आपको शो में वेलकम करते हैं। जो हालात हैं, सियासी फैसले सियासी क़यादत को करने चाहिए और ये इलेक्शन से, सिस्टम से, जमहूरियत से, पार्लियामेंट के अंदर फैसले होने चाहिए। कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी का भी, इस्टेब्लिशमेंट का कोई मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जो पाकिस्तान का आइन कहता है उसी पे होना चाहिए। पूरी दुनिया में देखा जाए तो आइन के तहत गवर्नमेंट जाती है और आइन के तहत आती है। मुझे ज्वाइन किया जनरल रिटायर्ड मुइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध हैं, बड़े हमारे मारूफ हैं। हमें फख्र होता है अपने मुइनुद्दीन हैदर साहब के ऊपर, जितने भी हमारे जर्नल्स हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू। जनरल साहब, आपको सामने है सूरत हाल, मसाइल आपके सामने, महंगाई आपके सामने, 60 रुपए पर लीटर बढ़ गया है। सर, गरीब कहां जाए जनरल साहब? मुश्किलात हैं पाकिस्तानियों के लिए, मतलब जो है खसूसन जिनके दिहाड़ीदार मजदूर हैं, जिनकी तनख्वाहें कम हैं और जो किराए के घरों में रहते हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं। क्योंकि जब ये पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है। सही। और साथ बिजली का भी जो कह रहे हैं कि उसमें पर यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो वो भी लोगों को काफी जो है परेशानी पैदा होगी। ये जो मसले हैं खाली पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम दुनिया में यही हाल है कि वहाँ महंगाई बढ़ गई है, फूड प्राइस इन्फ्लेशन ऊपर चला गया, सब तरफ परेशानियां हैं। लेकिन चूंकि वो अमीर मुल्क है, उनके पास काफी बजट में गुंजाइश है, तो वो लोग जो हैं वो सब्सिडी दे देते हैं, कुछ लोगों को फूड स्टैम्प दे देते हैं, कोई ना कोई कर लेते हैं, लेकिन उन पर भी दबाव आ रहा है। सही। लेकिन पाकिस्तानियों के पास खजाने में पैसा ही नहीं है कि किसी को दें। पाकिस्तानियों के पास तो पैसा ही नहीं है कि वो सब्सिडी दें। तो बाकी ये था कि उन्होंने कहा था कि जी हम रूस से सस्ता तेल और गंदम खरीद सकते हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अभी इस तरफ जाना चाहिए रूस के साथ, और खामा ये डरते हुए कि हमको अमेरिका जो नाराज होगा, भाई अमेरिका नाराज है तो हमको सस्ता पेट्रोल दे दे, सस्ती गैस दे दे, सस्ती गंदम दे दे। खाली हम पे नाराज करते उनसे मतलब हम भूखे मरे। और कहते हैं गैस नहीं है तो ईरान से क्यों ना पाइपलाइन लाएं, हमारा पड़ोसी मुल्क के साथ ही पाइपलाइन में गैस ही गैस होगी, हमारी इंडस्ट्री जो बंद है सब खुल जाएंगी। तब तक अमेरिका से बोलते रहेगा अच्छा जी आप परमिशन दे दे, वो परमिशन देते नहीं है और हमारे सब लोग परेशान होते हैं। ये सोचने की बात है, कुछ तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी। सही। जनरल साहब, आपको खुद पता है कि तहरीक इंसाफ एक नई जमात थी और इमरान खान साहब एक नए लीडर थे और उन्होंने ऐसे लोगों को बाहर निकाला, उन्होंने पहली दफा जिंदगी में वोट दिया। उनकी हुकूमत पौने 4 साल आपके सामने, हालात आपके सामने हैं। खान साहब आजकल बड़ी खुल के तनकीद कर रहे हैं सियासी, तो इससे सियासी फायदा होगा नुकसान होगा खान साहब को? देखिए, उनकी जमात आप नई नहीं कह सकते बिल्कुल। हाँ, मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी की तरफ पुरानी नहीं है। हाँ। लेकिन वो खुद कहते हैं मेरी 22 साल की जद्दोजहद है ये, जो पार्टी खड़ी हुई थी और आस्ता आस्ता फिर इसमें बढ़ती चली गई। तो जाहिर है कि वो समझते हैं कि उनको टेन्योर पूरा करने नहीं दिया गया और कोई ऐसी बहुत मजबूत वजह नहीं थी या मुल्क का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला था कि उनको हटाना जरूरी था। तो वो समझते हैं कि उनको टेन्योर कंप्लीट कर इजाजत दे देनी चाहिए थी करने की, ताकि वक्त पे इलेक्शन अगले साल हो जाते। तो थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता भी है, और जब आदमी ऐसा होता है तो हर किस्म की बात भी करता है, शिकवे शिकायतें भी करता है, तो बाज़ दफा ज्यादा सख्त रिमार्क भी दे देता है। तो ये आदमी जो पावर से हटता है तो ये जो है वो इस किस्म का कर देता है काम शुरू। सर, आपको खुद पता है नून लीग की शनाख्त भी करप्शन है, पीपल्स पार्टी की शनाख्त भी करप्शन है, एमक्यूएम की शनाख्त भी करप्शन है और हालात भी इनके हाथ में है मैशियत के। आपको लग रहा है कि ये मैशियत बेहतर कर सकें, हालात बेहतर कर सकें? क्या कहेंगे? देखिए, सबके लिए मुश्किलात हैं। कोई भी हुकूमत आएगी, ये भी हुकूमत से कोई बहुत तवक्को नहीं रखना चाहिए। आपके आते ही उन्होंने देखा पेट्रोल महंगा कर दिया है, बाकी चीजें भी महंगी होंगी। तो बात तो ये सही है कि जिन पर करप्शन केसेस हैं और जो जमानत पे रहा है
नॉर्मली ऐसे दूसरे मुल्कों में ऐसे लोगों को वजीर नहीं बनाया जाता, तो ये करप्शन के खत्म कर लेते तो बेहतर होता, एक साफ सुथरी हुकूमत होती। सही। सर, ये जो अफरा तफरी है मुल्क के अंदर के जल्दी इलेक्शन हो, मसले का हल इलेक्शन है, जनरल साहब इनको टाइम पूरा करना चाहिए, टाइम पे इलेक्शन हो या फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना चाहिए? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि बेहतर ये होगा कि इलेक्शन कमीशन अपना काम जरा जल्द मुकम्मल कर ले और जल्द इलेक्शंस कर ले, उससे मुल्क में मेरे ख्याल में इस्तेहकाम आएगा। जनरल साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपको पता है कि अगर मैशियत कमजोर होती है, जिसको खान साहब ने किसी और तरीके से किया होगा, मैं इससे सवाल रिफ्रेम करता हूं, अगर मैशियत कमजोर होगी तो आपका दिफा कमजोर होगा, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि मईशत कमजोर होगी तो दिफा और तमाम अदारे कमजोर हो जाएंगे, और मुल्क में एक बड़ा डिफिसिट है और 5-6-7 हजार अरब रुपए का डिफिसिट है जो कर्जा लेना पड़ता है। इसका सोचना पड़ेगा, उसका कोई हल निकालना पड़ेगा। जनरल साहब, एक तो खान साहब की हुकूमत थी, दूसरी आज के पीडीएम की गवर्नमेंट, आप किसको बेहतर समझते हैं? बस जी, अभी तक तो इसने कोई हुकूमत ने कोई काबिल जिक्र कारनामा सर अंजाम नहीं दिया इन 60 दिनों में। जब कोई काम करेंगे तो फिर हमको पता चलेगा क्या कर रहे हैं। ये फिलहाल तो ज्यादातर दौरे वौरों में लगे हुए हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, क्योंकि आप मेहमानों के साथ बैठे हुए थे, आपने 5 मिनट टाइम दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। जनरल साहब, जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। शाह साहब, हालात बेहतर नहीं हो रहे और किस तरह बेहतरी, और दूसरा मैंने सबसे पहले लॉन्ग मार्च के हवाले से किया था, सिर्फ एक सूबे के लोग थे, जिस तरह आप कहते हैं नेशनल जमात है तो उसमें सब सूबों के लोग होने चाहिए थे बड़े पैमाने पे, क्या वजह थी? देखें, हर पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। जब वो एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है, तो उसके पास प्लान A, B, C होता है। और हम ये समझते हैं कि जो एहतजाज हमारा 25 मई को था, आपने देखा कि KPK से तो हज़ारों लोग निकले, पंजाब से भी निकले, और ये हमारा पूरी स्ट्रेटजी थी कि कराची, क्योंकि सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध के लोग यहीं रहेंगे। आपका पंजाब के भी बेशतर जो साउथ पंजाब के लोग हैं वो अपने ही जगहों पे रहेंगे। लाहौर के अंदर आपने देखा बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, KPK से मार्च लेके निकलेंगे और एट दी एंड इस्लामाबाद में सब जमा होंगे। और जब इस्लामाबाद में खान साहब पहुँचे थे तो मेरे नज़दीक वहाँ लाखों का मजमा था। ये और बात है, हमारी स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। खान साहब उसने उस वक्त ऐलान कर दिया, जिस पे अपोजिशन ने प्रोपेगेंडा भी किया, और बहुत ही डिफरेंट झूठ के पलंदे और झूठ की अंबार और जो मुंह में आ रहा था बोले जा रहे थे। लेकिन वो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हमने, देखें, हम इस मुल्क का इस्तेकाम चाहते हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम इस मुल्क के अंदर तरक्की चाहते हैं, हम कोई खुदा ना खासा अफरा तफरी की या कोई तशद्दुद की सियासत यहाँ नहीं चाहते। आप हैरान होंगे कि कराची में जो जुल्म सितम हुआ, जो इस्लामाबाद में हुआ और जो इस्लामाबाद पहुंचने तक हुआ, इतनी शेलिंग पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई, और एक्सपायर शेलिंग थी। कराची में तो ये बाकायदा तरीके से इन्होंने जो एक्सपायर थे शेल वो यूज़ किए, स्ट्रेट फायर किए, वहाँ स्ट्रेट फायर किए। जिस तरीके से उन्होंने जुल्म सितम का बाजार गर्म किया, ये मैं समझ लूँ कि ये कोई खुदा ना खास्ता हम कोई फ़लस्तीन या ये कोई इजराइल नहीं थे, या हम कोई हिंदुस्तान से आए हुए लोग नहीं थे, हम इस पाकिस्तानी थे ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, पाकिस्तान के लिए निकले थे। अब जब हमने इनको 6 दिन का टाइम दिया, उसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है, और इंशाल्लाह आप देखिएगा अभी 2 से 3 दिन के अंदर आपको एक बहुत बड़े ऐलान की जो खबर है वो मिलेगी। और हमारा प्लान यही है कि हम इस इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट से जान छुड़ाएंगे। आप मुल्क के मईशत का पहिया रुक चुका है, टेक्सटाइल वाले रो रहे हैं, रियल एस्टेट वाले रो रहे हैं, तमाम लोग रो रहे हैं, गरीब आदमी रो रहा है। आप आटे की कीमत देख लें, चीनी या हमें आटे, चीनी और फ्यूल की ताने देते थे ना, अब आप फ्यूल, आटा, चीनी देख लें। ये तो कहते थे कि हम तो मुल्क चला ही नहीं सकते, ये मुल्क चला सकते हैं। तो वही वाली जो मोइनुद्दीन हैदर साहब ने कहा कि 60 डेज के अंदर इन्होंने वो कबाड़ा किया है जो कि ये जितने इल्ज़ाम हम पे लगाते थे, ये अल्लाह ताला ने उनको ये भी इस वक्त कहना चाहिए, दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया कि आप जो कहते थे वो बकवास था, वो झूठ था, वो सिर्फ इल्ज़ाम था। बेसिकली तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क आप करने आए और आप कर रहे हैं। सर, एक तो आप कह रहे थे कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, खान साहब इनकलाब लाने की कोशिश कर रहे थे, गवर्नमेंट में जब न थे, गवर्नमेंट में आए भी खान साहब के जिस तरह काफी प्रेशर्स थे, कमजोर गवर्नमेंट थी, बैसाखियों पे गवर्नमेंट थी,
کیونکہ آپ کے اتحادی آپ کے ساتھ ایسے اتحادی تھے، آپ کو خود پتہ ہے. خان صاحب اب بھی کہہ رہے ہیں میں انقلاب لاؤں گا. اب لانگ مارچ ہوتا ہے نہیں ہوتا، خان صاحب اب انقلاب لانا چاہتے ہیں عدالتی میدان سے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے کچھ سپورٹ ملے. جس طرح معین الدین حیدر صاحب نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو یعنی کہ کچھ تکلیف بھی ہوئی ہے اور آپ ضرور ان کی گورنمنٹ کو ہٹایا گیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر قانونی دروازہ کھٹکھٹایا ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں رہ کے جو کچھ کریں. میں نے آپ سے کہا نا، ہماری کبھی بھی تشدد کی پالیسی نہیں رہی. جلاؤ، گراؤ یا کسی کے املاک کو نقصان پہنچانا، کسی کی جان و مال کے تحفظ کے درمیان رکاوٹ بننا، ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہتے. ہم ہر وہ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کہ جس سے بعد میں کوئی یہ نہ بولے کہ آپ ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے. تو ہم معزز عدالتوں کے بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. ہم نے تو ابھی بلدیاتی پٹیشن بھی کل علی زیدی بھائی نے جمع کرائی ہے، ہم یہ جمع کرائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں حقیقی جمہوریت ہو اور نچلی سطح پہ جائیں. جب ہم NFC کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم PFC کی بھی بات کریں، اور سندھ ہو یا میرے دوسرے صوبے ہوں، میرے ملک کے دوسرے صوبے ہوں، وہاں پر حقیقی جمہوریت آئے نچلی سطح سے لے کے اوپر تک. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہماری جب حکومت تھی تو ہمارے پاس اکثریت کم تھی، اور یہ جو اتحادی تھے ان سے خان صاحب بلیک میل نہیں ہوئے. اگر ان سے بلیک میل ہو رہے ہوتے یا شکست تسلیم کر لیتے تو ہماری حکومت تو پہلے سال ہی ختم ہو جاتی. اور اگر ہم ایک اور چیز میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاؤں، ان سب کو یہی تو ڈر تھا کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے جو نہ جھکے گا نہ بکے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا اسکینڈل آیا کہ جس کے اوپر ملک و قوم کا نقصان ہو رہا تھا، خان نے ایکشن بھی لیا. خان صاحب نے انکوائری کمیٹی بھی بٹھائی اور خان صاحب نے بھرپور طریقے سے اس پہ کیا. اس وقت ہمارا یہ سب مذاق اڑاتے تھے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کیا ایکشن ہوا، فلاں کے خلاف کیا ہوا. اگر ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوا ہوتا تو یہ ہمارے خلاف ووٹ دیتے، یہ ہمارے خلاف جا کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے، یہ ہم سے غداری کرتے. دیکھیں ہمارا پہلے بھی یہ موقف تھا، ابھی بھی. اور ابھی آپ سب سے بڑا مذاق امتیاز بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پورے پاکستانیوں کو، کتنا بڑا مذاق ہے. ایک امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں میں نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑوں گا 2023 میں، جبکہ ہم تو کہتے ہیں الیکشن ابھی ہو جائیں گے. اور ابھی آپ اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے، ابھی تو میں PTI میں ہوں نا، وہ 2023 میں نون لیگ سے الیکشن لڑوں گا. اور وہ جو 25 یا 24 بھگوڑے تھے جنہوں نے اپنا ووٹ بیچا، اپنا ضمیر بیچا، اس میں سے آپ نے وہ اپوزیشن لیڈر بنا دیا. پھر آپ نے نیب کے کیسز ختم کرا رہے ہیں، پھر اس پہ ترامیم لے کر آ رہے ہیں، پھر آپ اتنی ساری ترامیم لے کے آ رہے ہیں تو، اور پھر آپ نے EVM ختم کر دیا، پھر آپ نے اوورسیز پاکستانی کا حق ختم کر دیا ووٹ کا. تو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ اپوزیشن لیڈر بھی آپ کا ہے اور جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ بھی آپ کا ہے. بریک کا ٹائم، سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں.